ऑल ऑफ यू। व्यावसायिक संगठन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रबंध को लेकर आज हम वीडियो लेक्चर शुरू कर रहे हैं। आज के टॉपिक में आपको सीखने को मिलेगा कि प्रबंध का अर्थ, प्रबंध के लक्षण, प्रबंध की विशेषता और इसके बारे में हेनरी फयोल और टेलर ने क्या क्या विचारधाराएं प्रकट की हैं, ये सभी आपको इस सीमित से लेक्चर में प्राप्त होने वाली जानकारी महत्वपूर्ण रहेगी। तो अपने हेडफोन ऑन कर लीजिए और आइए शुरू करते हैं। प्रबंध की परिभाषा, प्रबंध का अर्थ और प्रबंध के कार्य। प्रबंध क्या है? व्यवसायिक जगत में सीमित साधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना, सीमित साधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना कि लाभ की मात्रा को अधिकतम किया जा सके और उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके, यही प्रबंध है। अब इसे आम भाषा में समझ लेते हैं। किसी भी मनुष्य के पास साधन सीमित होते हैं और उन सीमित साधनों को इस तरह से प्रयोग करना कि हमारा जीवन ज़्यादा सुखदायी बन सके, हमारा व्यवसाय ज़्यादा उन्नत हो सके, हमारी बिक्री बढ़ सके, हमारे उत्पादन लागत में कमी आ सके, तो यही प्रबंध है। अब साधारण जीवन में अगर हम देखें तो क्या हम और आप प्रबंध हैं? शायद आपको उत्तर हो नहीं, पर हाँ, हम भी एक प्रबंधक हैं। मान लीजिए आपको घर से 100 रुपये मिलते हैं। अब उन 100 रुपये का आप किस तरह से इस्तेमाल करते हो कि आपको अधिक से अधिक संतुष्टि मिल सके, तो उस धनराशि को इस तरह से खर्च करना कि हमारा लाभ अधिकतम हो सके, तो ये भी एक प्रबंध है। घर में देखा जाए तो हमारी माताजी जो होती हैं वो भी एक प्रबंधक हैं। पिताजी ने अपनी आय माताजी को प्रदान की, यानी पापा ने अपनी सैलरी मम्मी को दे दी और मम्मी ने उसमें से घर का राशन मंगवाया, आपकी ट्यूशन की, स्कूल की फीस दी, आपके लिए बुक्स अरेंज की और आपके लिए कपड़े, बिजली का बिल, पानी का बिल, इन सभी का भुगतान कर रही हैं। तो वो उन पैसों को इस तरह से प्रयोग कर रही हैं कि सभी की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और कुछ धन भविष्य के लिए बचाया जा सके। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी माताजी है वो भी एक प्रबंधक के रूप में कार्य कर रही है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि सीमित साधनों का अच्छे से अच्छा प्रयोग करना प्रबंध कहलाता है। अब परिभाषा देख लेते हैं। FW टेलर के अनुसार प्रबंधक पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रबंध पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रयास करने की एक कला है। तो इन्होंने हमें बताया कि पहले हम किसी भी कार्य को करने से पहले एक टारगेट डिसाइड करते हैं और उस टारगेट तक कैसे पहुंचा जा सकता है, यही प्रबंध है। इसकी बात आते हैं प्रबंध के लक्षण या विशेषताओं पे। नंबर 1, प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक लगातार चलने वाला कार्य है। अब आप मेरे ख्याल से समझ गए हैं कि प्रबंध क्या है। किसी भी कार्य को अच्छी तरह ऑपरेट करना प्रबंध है। मान लीजिए मैंने आपको वीडियो लेक्चर शुरू किया, तो मैं चाहूँगा कि अंत तक आप मेरे साथ बने रहें और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। तो इसी तरह से व्यापार में आप दिन प्रतिदिन माल लाते रहेंगे, बेचते रहेंगे और लाभ कमाते रहेंगे। क्या आपने सोचा है कि ये 2-4 या हफ्ते 10 दिन का काम है? नहीं, ये एक रेगुलर काम है जो तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम व्यवसाय करते रहेंगे। तो प्रबंध एक लगातार चलने वाली क्रिया है और इसको कभी भी रोका या समाप्त नहीं किया जा सकता। नंबर 2, प्रबंध सर्वव्यापी है। प्रबंध की आवश्यकता सभी को होती है, कारोबार छोटा हो या बड़ा हो, डजंट मैटर, पर वहां प्रबंध की आवश्यकता होगी। अब अगर आपको लगता है कि छोटे व्यापार में प्रबंध की आवश्यकता नहीं है, तो बिल्कुल है। मान लीजिए एक गली में सब्जी बेचने वाला आता है, तो आप कभी नोटिस करें वो सब्जियों को भी सजा सजा के अलग अलग रखता है। अगर वो सारी सब्जियों को एक साथ मिक्स करके एक ऊंचा सा चट्टा लगा ले और अपनी जो 4 पहियों की गाड़ी होती है, रेडी होती है, उसको लेकर घूमता रहे, तो क्या आपको सब्जी खरीदना आसान होगा? नहीं, कहीं ना कहीं मुश्किल होगी। आपको देखेंगे कि टमाटर भी वही हैं, मटर भी वही हैं, खीरे भी वहीं पड़े हैं, बहुत सारी सब्जियां मिक्स हो रखी हैं, तो आपको छांटने में समय लगेगा और ऐसे करने से उसका भी समय व्यर्थ होगा। तो वो क्या करता है, सब्जियों को अलग अलग टोकरियों में अलग अलग ग्रुप बनाकर उन्हें सजा सजा के रखता है, जिससे कि आपको उन्हें खरीदना छांटना आसान हो जाए।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रबंध छोटे व्यापार में चाहिए। अब एक बड़े व्यवसाय के बारे में बात करें, कितना माल खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, कहाँ माल बेचना है, कैसे माल को सुरक्षित रखना है, ये सब कार्य एक बड़े स्तर में किए जाते हैं। पर देखा जाए तो वहाँ भी प्रबंध की आवश्यकता होती है। तो आप यहाँ तक समझिए कि आप अपने घर में जो जूते रखने का रैक होता है, उसमें भी जूतों को ऊपर नीचे इस तरह से रखते हैं कि आपको जूते सरलता से मिल जाए। तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध की आवश्यकता आर्थिक और अनार्थिक दोनों ही तरह के कार्यों में सदैव होती है और इसको लगातार किया जाता है और कभी रोका नहीं जा सकता। इसकी बात है नंबर 3 सॉरी, प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य लेने की एक कला है। अब इस बात को समझिए। मान लीजिए आपने देखा होगा कभी ना कभी आपका मकान बना होगा या आपके आसपास मकान बने होंगे, तो आपने देखा कि वहाँ पर कुछ मजदूर होते हैं जो मिट्टी विट्टी खोदते रहते हैं, कुछ मिस्त्री होते हैं जो दीवार वगैरह बनाते रहते हैं, और एक होता है ठेकेदार। तो आप सोचिए ठेकेदार क्या करता है, वो सिर्फ आता है, देखता है कि भाई ये काम ऐसे नहीं करना है, ऐसे कर लेना है, शाम तक आपको इस काम को निपटा लेना है और आपको अधिक से अधिक कार्य को आज करने की कोशिश करनी है। तो वो क्या कर रहा है, वो प्रबंध कर रहा है। वो स्वयं भले ही कार्य न कर रहा हो, परंतु वह दूसरे को कार्य करने का निर्देश प्रदान कर रहा है। इसके अलावा एक और उदाहरण समझिए। आप आपके स्कूल में बहुत सारे टीचर होंगे जो आपको पढ़ाते हैं, पियोन हैं जो घंटी वंटी लगाते हैं, सफाई कर्मचारी कक्षाओं की सफाई करते हैं। इसके अलावा वॉचमैन जो है वो गेट पर खड़ा रहता है, सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो भी गेट पर ही रहते हैं ज़्यादातर। तो वहाँ पर एक व्यक्ति होता है प्रधानाचार्य। आप सोचिए प्रधानाचार्य जी क्या करते हैं, हमें लगता है वो तो खाली बैठे हैं, पर देखा जाए तो उनका कार्य सबसे अधिक जिम्मेदारी वाला है, क्योंकि वो क्या है, प्रबंधक है। आप सोचिए कि अगर किसी टीचर को कोई समस्या होती है तो वो कहाँ जाएगा, प्रधानाचार्य के पास जाएंगे। बच्चों को अगर टीचर से कोई समस्या है तो वो कहाँ जाएंगे, प्रधानाचार्य के पास। अगर पेरेंट्स को एडमिशन लेना है या कोई भी विशेष बात करनी है तो कहाँ जाएंगे, प्रधानाचार्य के पास। तो इस तरह से आप देखिए कि हर व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर कहाँ जा रहा है, प्रधानाचार्य के पास। पूंजी का प्रबंध कौन करेगा, जाहिर सी बात है जो मालिक है वही करेगा। क्या सामान खरीदना है, कितना फर्नीचर चाहिए, क्या लेके आना है, क्या नहीं लेके आना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, जो मालिक होगा या जो प्रबंधक होगा वही इस काम को करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, प्रबंधक स्वयं कार्य भले ही ना करता हो, परंतु वह अपने साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों को कार्य करने का निर्देश, उनका प्लानिंग जरूर समझाता है। इसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 4। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। प्रबंधक अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसे कार्य करने के लिए अन्य व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता होती है, इसीलिए वह अपने साथ कर्मचारी रखता है। इसको एक उदाहरण समझिए। कुछ छोटे स्तर की दुकानें होती हैं जहां पर एक ही दुकानदार होता है और माल का क्रय विक्रय करता रहता है, बाजार से कुछ सामान लाता है और खुद बेचता है, दुकान की सफाई भी खुद कर रहा है। पर एक बड़े स्तर का कारोबार सोचिए, वहां पर व्यक्ति क्या करता है, अपनी सहायता के लिए कुछ कर्मचारी रख लेता है, और आपने अक्सर देखा भी होगा वो सीसीटीवी कैमरे को अपना टीवी में या स्क्रीन पे बैठा हुआ देखता रहता है और उसके कर्मचारी कार्य करते रहते हैं। तो यहाँ पर उसे अपना कार्य बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, अन्य व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता है। तो प्रबंध अकेले नहीं किया जा सकता, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। अगले पॉइंट पे आते हैं। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली क्रिया है। ये पॉइंट मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि प्रबंध एक लगातार चलने वाला कार्य है। यह 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन का कार्य नहीं है। मान लीजिए मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूं, अगर मैं आपको लगातार अच्छा पढ़ाता रहूंगा तो निश्चित रूप से आप मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ ये वीडियो तो बहुत अच्छी थी और अगली वीडियो के अभी हमें नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से, मुझे लगता है, सब्सक्राइब भी या तो कर चुके होंगे या वीडियो के अंत तक सब्सक्राइब कर ही लेंगे। इसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं। प्रबंध गतिशील होता है।
प्रबंध कोई निश्चित नियमों पर आधारित कार्य नहीं है। मान लीजिए आपकी एक दुकान है और आप एक ही तरह का माल लेकर आते रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो माल बार बार बिकता रहेगा? नहीं, कहीं ना कहीं ग्राहक उससे बोर हो जाएंगे और ग्राहक कहेंगे कि भैया कुछ नया लेकर आओ, ये तो हमने बहुत बार ले लिया है। तो प्रबंध जो होता है वो गतिशील है। प्रबंध को अपने कार्य समय अनुसार बदलने पड़ते हैं। पहले मैं लाइव क्लासेस में ही पढ़ाता था। एक टाइम शुरुआत में ऐसा था कि मैं बच्चों को राइस पेपर लगा के पेन से लिख कर देता था। धीरे धीरे मैंने वाइट बोर्ड का इस्तेमाल किया, फिर मैंने स्मार्ट स्क्रीन लगवा दी। तो इस तरह से देखा जाए तो पढ़ाने का स्तर भी आप देख रहे हैं धीरे धीरे बदलता जा रहा है। अगर आप अपने मम्मी पापा या दादा दादी के टाइम पर देखें तो उस समय तख्ती पर, स्लेट पर लिखा जाता था, पर आज स्मार्ट स्क्रीन का इस्तेमाल हो रहा है। तो प्रबंध क्या है? समय के अनुसार बदलने वाली एक प्रक्रिया है। अगले पॉइंट पर आते हैं। प्रबंध अमूर्त है, अदृश्य है। देखने में लगता है प्रबंध कुछ नहीं कर रहा, प्रबंधक तो खाली बैठा है, पर ऐसा तो नहीं है। आपको भले ही लगता हो कि आपके प्रधानाचार्य कुछ नहीं करते, पर कहीं ना कहीं टीचर्स को काम देना कि कौन सा अध्यापक कौन सी कक्षा में पढ़ाएगा, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको रोकना, अपने कॉलेज को, अपने विद्यालय में नए नए एडमिशन्स को लेकर आना और सभी पक्षों को संतुष्ट रखना, ये सभी किसके कार्य होते हैं? प्रबंधक के कार्य होते हैं, यानी प्रधानाचार्य के कार्य हैं। तो जो प्रबंधक होता है उसके ऊपर जिम्मेदारियां अधिक होती हैं, जबकि देखा जाए तो वो शारीरिक रूप से इतना कार्य नहीं करता। इसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं, अन्य व्यक्तियों से कार्य लेने की प्रक्रिया। तो मैंने आपको पहले बताया कि प्रबंधक अपने आप इतना कार्य नहीं करता, बल्कि वह अपने जो सहायक व्यक्ति होते हैं उनसे अधिक कार्य लेने का प्रयास करता है। इसके बाद आते हैं, ये तो हुई प्रबंध की विशेषताएं। अब इसके बाद आते हैं प्रबंध का उद्देश्य। नंबर 1, लाभ। कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी संस्था हो, वो हमने क्यों स्थापित किया, उसमें हमने पैसा क्यों लगाया है? लाभ कमाने के उद्देश्य से। वो बात अलग है कि कई बार व्यापार में लाभ की वजह हमें हानि का सामना करना पड़ेगा, परंतु उद्देश्य तो लाभ कमाना ही था ना। नंबर 2, व्यवसाय को जीवित रखना। अब ये क्या मतलब हो भाई व्यवसाय को जीवित रखना? सिर्फ व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, व्यापार में तेजी भी आएगी, मंदी भी आएगी, परंतु ऐसा तो नहीं है कि मंदी के समय अपने कारोबार को हम बंद कर देंगे। नहीं, व्यापार तो चलता रहेगा और चलना भी चाहिए, ठीक है ना। तो इस उतार चढ़ाव में आत्मविश्वास बनाए रखना, ये एक प्रबंध का उद्देश्य होना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति। नंबर 3 है लक्ष्य की प्राप्ति। कोई भी कार्य तभी किया जा सकता है जब हमारा एक उद्देश्य हो, हमारा एक लक्ष्य हो। मान लीजिए आपका उद्देश्य है कि सिर्फ पास होना है, तो फिर तो सर सिंपल सा है कि अगर आप मॉडल वगैरह से भी पेपर से 2 दिन पहले पढ़ोगे तो आप निश्चित रूप से पास तो हो ही जाओगे। पर अगर आपका उद्देश्य है कि हमें बहुत अच्छे मार्क्स से पास होना है, और हमें सिर्फ पास ही नहीं होना, हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए, तो आप इस वीडियो लेक्चर को 2 या 3 बार देखेंगे, जिससे कि आपको प्रबंध रटना ना पड़े, बल्कि आपके दिमाग में सेंस बैठ जाए कि हाँ वाकई प्रबंध करता क्या है। तो कोई भी कार्य तभी संपन्न हो सकता है जब आपका कुछ उद्देश्य हो, कोई लक्ष्य हो। इसके बाद कार्य क्षमता में वृद्धि, लोगों में आत्मविश्वास भरना, उन्हें मोटिवेट करना, यही प्रबंध है। जैसे मैं भी अभी यही तो कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ आपको भी लगे कि हाँ आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं और आप अच्छे नंबर लाने के लिए ज़्यादा ध्यान से पढ़ें। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहा हूँ, और ये प्रबंध करता है, अपने कर्मचारियों को उत्साहित करता है कि हाँ भाई इस बार हमारा ये टारगेट है और हम इसको दिन रात मेहनत करके पूरा करेंगे और आप मेरा साथ दोगे और आप इस काम को कर सकते हो। तो ये किसका काम है? ये भी प्रबंध का ही कार्य है। योजनाएं बनाना, प्लानिंग करना, ये सब क्या है? प्रबंध के कार्य है। संगठन को इकट्ठा रखना, लोगों में मतभेद ना हो, आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो और हम अपने एक मूल उद्देश्य से ना भटकें, ये किसका काम है? प्रबंध का कार्य है। कर्मचारियों की नियुक्ति करना, कौन किस काम को करेगा और कौन किस काम को नहीं करेगा, ये कौन बताएगा? आपको प्रबंध बताएगा। निर्देशन करना, अगर कोई व्यक्ति समस्या लेकर आता है कि सर ये काम ऐसा नहीं हो पा रहा, इसको कैसे करें, तो इसको गाइड कौन करेगा? सर प्रबंध करेगा।
नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। अगर कहीं गलतियां हो रही हैं तो उनको रोकना, उसमें सुधार करना, ये भी किसका कार्य है? ये भी प्रबंध का कार्य है। अब इसी में एक प्रश्न बनता है कि प्रबंध विज्ञान है या कला है? तो सर मेरा उत्तर है कि प्रबंध विज्ञान भी है और कला भी है, क्योंकि किसी भी कार्य को अच्छे से अच्छा भली भांति करना कला है। मान लीजिए जैसे आपका रूम है, अक्सर गंदा ही रहता है, किताबें इधर उधर पड़ी हैं, बेडशीट इधर उधर पड़ी है, ठीक है ना, पिलो आपने इधर उधर गिर रखे हैं, पर मम्मी जब आती हैं तो उसमें क्या करती हैं? उनको व्यवस्थित करती हैं, उनको सही जगह पर रखती हैं। चीज़ तो वही है, पर कहीं ना कहीं मम्मी ने उनको क्या किया? अच्छी तरह से मैनेज कर दिया। तो ये क्या है? ये कला है। मम्मी ने उनकी गुणवत्ता में कोई वृद्धि नहीं करी, पर उन्हें खराब होने भी तो नहीं दिया, उन्हें बचा लिया। अगर इधर उधर पड़ी रहती तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल खराब होनी थी, पर उन्होंने इससे बचाव किया। तो किसी भी चीज़ को बेहतर से बेहतर तरीके से करना क्या है? एक कला है। अब विज्ञान क्यों है? नए नए आइडियाज खोजना, नए नए तरीके खोजना, नए नए ग्राहकों को जोड़ना, अपने माल का विज्ञापन करना, लागत में कमी लाना, बिक्री की मात्रा में वृद्धि करना, क्या ये विज्ञान नहीं है? क्योंकि विज्ञान के अंतर्गत तो हम खोज करते हैं, और खोज करने का कार्य कौन करता है? प्रबंधक करता है। क्योंकि कर्मचारी तो वही काम करेंगे जो आप उन्हें कहोगे। आपने कहा कि भैया आज तो बहुत बारिश है, आज ग्राहक नहीं आएंगे, तो कर्मचारी क्या आएगा? बहुत ये काम करो, चाय पकौड़े मंगा लो, ठीक है ना, आज ग्राहक तो आने नहीं है। दूसरा आपका सोच ये हो सकती है, आप कहें कि आज बारिश आ रही है और एक काम करते हैं, आज ग्राहक कम आएंगे और हम सारा माल निकाल के अब दुकान की सफाई कर लेते हैं। तो कर्मचारी को अच्छा तो नहीं लगेगा, पर आपने कह दिया है तो मना भी नहीं कर सकता। वो क्या कहेगा? हाँ माओ जी ठीक है, टाइम खराब करके क्या मिलना, दुकान तो अपनी है, काम तो करना ही चाहिए। तो आपकी सोच ही निर्भर करती है कि आपका व्यापार प्रोग्रेस करेगा या प्रोग्रेस नहीं करेगा। इसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं। हेनरी फ्योल इस बारे में क्या विचार रखते हैं? हेनरी फ्योल ने अपने विचार प्रकट किए थे 1841 में, जो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक प्रबंधक थे। इन्होंने हमें बताया कि प्रबंध के लिए अनुशासन का सिद्धांत होना चाहिए। कोई भी प्रबंधक अगर खुद अनुशासित है तो ही वह अपने कर्मचारियों को अनुशासन में रहने के लिए कह सकता है। सही बात है। अगर मैं खुद अपनी क्लास में लेट आता हूं तो मैं अपने स्टूडेंट को लेट आने पर कैसे डांट सकता हूं कि भाई आप लेट आए हो? बच्चे आजकल बड़े चतुर हैं भाई साहब, वो तुरंत कहेंगे सर रोज आप लेट आते थे, आज हम लेट आ गए तो क्या हो गया? तो उसके लिए पहले मुझे क्या होना पड़ेगा? खुद अनुशासित होना पड़ेगा। इसके बाद है आदेश की एकता का सिद्धांत। हेनरी फ्योल बताते हैं कि भैया ऑर्डर जो होना चाहिए उसको देने का अधिकार किसी एक व्यक्ति का होना चाहिए। अगर अलग अलग व्यक्ति कर्मचारियों को निर्देश देंगे तो कहीं ना कहीं कर्मचारी भ्रमित हो जाएंगे, या उन्हें एक अवसर मिल जाएगा कि सर आपने तो ऐसा कहा था, दूसरे वाले सर तो हमें मना करके गए थे। तो इसीलिए ऑर्डर देने का अधिकार एक व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। इसके बाद व्यक्तिगत हितों का समर्पण। कहीं ना कहीं अगर आपको अपने व्यवसाय में, अपने जीवन में एक आदर्श बनना है, या कहीं ना कहीं सरल भाषा में कहूँ कि अगर आप अपने जीवन में तरक्की करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने आलस को, अपने आराम को आपको त्याग करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको ये जो हंसी मजाक वाले वीडियोज़ हैं उनसे समय बचाकर पढ़ाई लिखाई की वीडियोज़ में अपना समय देना होगा। थोड़ा शुरू में बोरिंग लगेगा, पर कहीं ना कहीं अगर आप अपना उद्देश्य निश्चित कर लेंगे कि हाँ हमें ऐसा करना है और अपने मन पर एक कंट्रोल रखेंगे तो आप ऐसा जरूर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें व्यक्तिगत हितों का समर्पण करना पड़ेगा। परिश्रम का सिद्धांत। कोई भी चीज़ बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं हो सकती। मान लीजिए हम सोचें कि हम पढ़ेंगे भी नहीं, राइटिंग भी खराब रखेंगे, ठीक है ना, और अच्छे मार्क्स भी ले आएंगे, तो क्या ऐसा संभव है? अच्छा व्यक्तिगत रूप से बताइए, कभी कभार ऐसा हो जाता है बाय लक आपको पास कोई अच्छा बच्चा बैठ जाए जो आपकी हेल्प कर दें, ठीक है ना, पर कई बार ऐसा हो सकता है वो व्यक्ति ना बताए, या कोई आपसे भी ज़्यादा, ठीक है ना, समझ रहे ना,
आपसे भी होशियार बच्चा अगर आपके पास बैठ गया, वो भी इसी उम्मीद के साथ आया हो कि आप उसे बताएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं जीवन में हमें परिश्रम करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। इसके बाद है निर्देशन में एकता। जैसे मैंने आपको बताया आदेश में एकता है, उसी तरह से आप कह सकते हैं कि जो निर्देश करने का अधिकार है वो एक ही व्यक्ति के पास होना चाहिए। केंद्रीकरण, कहीं ना कहीं सामने वाले को पता होना चाहिए कि इस फर्म में, इस व्यवसाय में यही व्यक्ति अधिकार रखता है, इसी के हाथ में सारी पावर है, तभी सामने वाला व्यक्ति आपको क्या देगा? महत्व प्रदान करेगा। अगर आप कहीं कार्य कर रहे हैं और आपसे भी सुपीरियर लोग हैं और आपके हाथ में अधिकार नहीं है, जैसे स्पाइडरमैन ने कहा था कि भाई जितनी अधिक ताकत है उतने बड़े दायित्व हैं, तो यहाँ पर अधिकार और दायित्व दोनों आपके पहले से निश्चित होने चाहिए। इसके बाद है सोपान श्रृंखला। ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। सोपान श्रृंखला क्या है? सोपान श्रृंखला हमें बताती है कि जो पदाधिकारी हैं उनका सीक्वेंस निश्चित होना चाहिए। सभी को ज्ञात होना चाहिए कि सुपीरियर कौन है, उसके बाद इंचार्ज कौन है, हमारा सुपरवाइजर कौन है, यानी हमें किसके निर्देश के अंतर्गत कार्य करना है,